Today in chemical bonding and molecular structure, we will discuss molecular orbital theory or second part of our molecular orbital theory. It means energy level diagram for the molecular orbital. So today we will discuss the energy level diagram for the molecular orbital. Energy level diagram basically क्या होता है, तो जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल शो किए थे और हमने उसमें फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, और इफ़ यू आर राइट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हमने किया था। सेम वे इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम अरेंज करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और जब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में एक बार अरेंज कर देते हैं, देन वी कैन ईजिली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि कल हमने पढ़ा या लास्ट इन द लेक्चर वी हैव डिस्कस की व्हाट इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और वो भी सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, एंड द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोरॉन, कार्बन एंड द नाइट्रोजन B2, N2 and C2। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज, यहाँ पे अब देखिए इस चीज़ को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम उसको ऑर्बिटल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, या हम जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे उस फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो जब हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ को अगर हम गौर से थोड़ा सा देखें, हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम यहाँ देखते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो देखिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है। सबसे पहले ये हमने यहाँ 1s नहीं है, इसके नीचे सेम जैसे 2s बना है वैसे ही 1s बनेगा, सेम नीचे की ओर 1s बनेगा, ये ऐसे आपके 1s आएगा, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, हेयर इज 2s ऑर्बिटल, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है 2p ऑर्बिटल। अब हम कह रहे हैं कि ये एटम A है और ये हमारा एटम क्या है B है, क्योंकि हमने कहा कि दो एटम है A और B, ये कॉम्बिनेशन से क्या बना रहे, AB बना रहे, ठीक है, A + B। तो यहाँ पे A एटम और B एटम। अब A एटम का कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ शो कर दिया, तो 1s है, यहाँ पे 1s होगा, यहाँ भी 1s होगा, और ये 1s का बॉन्डिंग और ये 1s का सॉरी बॉन्डिंग ये बनेगा और एंटी बॉन्डिंग ये बनेगा। ऐसे ऐसे ही ये 2s A का 2s B का 2s ये आपस में कंबाइंड होंगे तो दो बनाएंगे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 2s और दूसरा बनेगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया कि जब भी ऐसा ऑर्बिटल बॉन्ड कंबाइंड होते तो क्या बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब p ऑर्बिटल कंबाइंड होते तो जब pz कंबाइंड होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब पी वाई और पी एक्स कंबाइंड होते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जब 2s और 2s कंबाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बना सिग्मा 2s और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब 2p ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं तो हमारे पास 3p ऑर्बिटल्स है, एक क्या है px है, एक py है और pz है। pz कंबाइंड होकर हमें क्या बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और px py कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड। जो भी पाई बॉन्ड दोनों बनाएंगे इनकी एनर्जी सेम होगी, और pz की एनर्जी px py की एनर्जी से क्या होगी अलग होगी। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यह 2p है। अब ये देखो ये बना पाई एक्स पाई वाई जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। अब सिग्मा 2pz उसकी एनर्जी क्या होगी स्लाइटली ज़्यादा होगी, किससे पाई एक्स और 2p एक्स और 2p वाई से, ठीक है। फिर उसके बाद 2px एंटी बॉन्डिंग 2py एंटी बॉन्डिंग एंड फिर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, और इसी को जब हम कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखते हैं जैसे हम अबव प्रिंसिपल में लिखते थे, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की, फिर उससे ज़्यादा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, दोनों की एनर्जी सेम है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, और सिग्मा 2pz। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, एंड दिस इज़ फॉर द किसके लिए हमारे पास ये ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन को छोड़ के जो है हमारे पास B2 C2 N2 उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है, अरेंजमेंट है एनर्जी लेवल डायग्राम का। और हमेशा एनर्जी किस में इसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर होती है, तो ऐसे ही शो की जाती है। अब आइए दूसरा सेकेंड हम देखते हैं। अब इसी को हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो किया, ठीक है, अच्छे से शो किया। अब देखिए इसको देख के आप आराम से समझ सकते हो, वही डायग्राम हमने दोबारा बनाया,
अब दोबारा लिया तो 1s, फिर 2s, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। अब हमारे पास बन गया सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब देखो पाई 2px, पाई 2py एनर्जी सेम, फिर सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py एंड देन सिग्मा 2pz। और इसी ऑर्डर में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है और इसी ऑर्डर में एनर्जी फील होगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और अगला ले लें, ये भी एनर्जी लेवल डायग्राम देख लो। इस एनर्जी लेवल डायग्राम को भी अगर हम देख लें अच्छे से, दिस इज़ फॉर O2F2, ठीक है। किसके लिए ये, सॉरी, दिस इज़ फॉर किसके लिए, O2 के लिए है और किसके लिए, F2 के लिए, ठीक है। अब O2F2 में अगर हम चल रहे हैं तो देखो यहाँ पे हमने हमारे पास क्या है, अब हम एनर्जी ऑर्डर देखेंगे तो सिग्मा 1s, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सेम 1s कंबाइंड होगा। 1s और 2s के कॉन्फ़िगरेशन में चाहे वो बोरान हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई चेंजेस नहीं आते। वही है सिग्मा बॉन्डिंग, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर उसके बाद लेकिन हमें यहाँ पे चेंज नज़र आता है, देखो यहाँ पे चेंज नज़र आता है, क्योंकि जब हमने इसके पहले वाले बनाया तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं, अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ देखो 2pz की एनर्जी जो होती है पाई 2px और पाई 2py से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब हम यही चीज़ यहाँ बनाते हैं तो यहाँ देखो पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी जो होती है सिग्मा 2pz से क्या है, ज़्यादा है ना। तो ये एक डिफरेंस है हमें मिलता है O2F2 और N2 में, कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाती है और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो यही होता है दैट जो भी सिग्मा 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए, और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जनरली क्या होता है, स्ट्रांगर होता है इन कंपैरिजन टू किसके, पाई बॉन्ड के। तो हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों में हमें डिफरेंस मिलता है। तो ये डिफरेंस हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल में अगर हम चलते हैं तो जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स है इनिशियली उनके बीच में क्या है कि ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं है, वो काफ़ी एक दूसरे के क्या क्लोज है। तो जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द जो भी सिग्मा 2p और पाई 2p में वो बढ़ जाता है, और जब रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन के केस में हम देखते हैं कि जो पाई 2py और पाई 2py की एनर्जी होती है वो सिग्मा 2pz से ज़्यादा हो जाती है। बट ऐसा जो होता है 2pz के ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में नहीं होता, क्योंकि उनमें जो होते हैं 2s और 2p ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं हो पाती आपस में, ठीक है। बट इन केस ऑफ जो हम B2, C2 एंड N2 देखते हैं उसमें 2s और 2p की आपस में मिक्सिंग होती है और उसके कारण हम देखते हैं कि जो रिपल्शन इंट्रैक्शन बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ जाती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो बोरान कार्बन है वहाँ पे सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा है पाई 2px और पाई 2py से, और ऑक्सीजन के केसेस में आ रहे हैं या फ्लोरीन के केसेस में आ रहे हैं या नियॉन के केस में आ रहे हैं तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से क्या है, कम है। तो ये दो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हमको याद रखने हैं। अब इसमें हमें फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है, स्टेबिलिटी करनी है। अब जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना याद रखिए, हमें क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो दो तरीके, एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। सेकेंड, जब भी पूछा जाता है तो दो तीन हमें एक ही एलिमेंट दिया जाता है, उसके मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, उसका आयन दिया जाता है, कैटायन दे देंगे, उसी का पॉजिटिवली चार्ज आयन, उसी का एनायन देंगे, और फिर पूछा जाता है कि विच वन इज मोर स्टेबल। तो जब भी हम स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। किसके बेस पे करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारा फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर ये होता है हाफ, ठीक है, NB माइनस NA। NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और NA मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबिलिटी को अगर हम कंपेयर करना शुरू करें तो हम हमेशा स्टेबिलिटी के केस में याद रखना कि जब NB क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर NB क्या है, कम है NA से, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम है तो अनस्टेबल होगा। क्यों,
ठीक है, बात आ गई समझ में। क्योंकि नेट रिपल्सन फोर्सेस को जो होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज़ है, अगर एन बी इक्वल हो एन बी के, एन बी एन ए के इक्वल हो, तब भी ये अनस्टेबल कंडीशन है। तो ये दोनों अनस्टेबल कंडीशन है। स्टेबल कंडीशन बस एक ही है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट बी मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है। तो ये आपको स्टेबिलिटी इससे बेस पे कंपेयर की जाती है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, जीरो आएगा मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म होगा, नेगेटिव आएगा मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म होगा। सेकेंड हम कहते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, उसमें फील करेंगे इलेक्ट्रॉन को, फिर देखिए कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है। तो इसी को लेके हम समझते हैं आगे। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो मैंने बता ही दिया आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ एन बी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एन ए इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, एंड मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल इफ एन बी इज स्मॉलर लेस देन एन ए। ये हमने बात कर ली पहले। मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल occupy, and so the bonding will influence stronger and stable molecule resulting in attraction, or the anti-bonding influence is stronger and therefore the molecule is unstable। तो अगर एंटी बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इज अ वन हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो हाफ ऑफ द एन बी माइनस एन ए। A positive bond order means a stable molecule, while a negative or zero bond order means a unstable molecules, मतलब वो molecule form नहीं होगा कभी भी। ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। जो हमने कहा ना, नेचर ऑफ बॉन्ड, मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड लेंथ अभी हमने बता दिया, मैग्नेटिक बिहेवियर बता ही दिया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो वहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है। और अगर पेड है तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी होगी। ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड ऑर्डर लो होगा तो बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारा अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, H प्लस एच। ठीक है। अब इसका 1s, इसका 1s से कंबाइंड होगा, है ना। तो ये जब 1s कंबाइंड होगा तो ये बन जाएगा क्या, H2, और ये बन जाएगा आपका सिग्मा 1s2। जब आप इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो जब आप फील करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, तो सिग्मा 1s फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है। तो क्योंकि टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सिग्मा 1s में जाएंगे। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में कितना होगा, 0। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन पी हो गया 2, एन ए कितना हो गया 0, तो वो हाफ इंटू 2 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो यहाँ हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग 0 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, कार्बन के लिए निकाल रहे हैं, ये हमने ठीक है। अब कार्बन के लिए देखें तो कार्बन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिखते हैं तो क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2। अब एक कार्बन में हम देख रहे हैं कि एक कार्बन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब C प्लस सी बनेगा तो 6 प्लस 6 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको फिल करना शुरू करते हैं हम लोग 12 इलेक्ट्रॉन्स को। तो कैसा आएगा, सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2
सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है हमारे पास पाई 2p(x) और पाई 2p(y) में। तो पहले एक इसमें 10, दो और बच गए। तो ये अब इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला जाएगा, तो 1s2, 2s2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये आ गया। या के ये लिखने का तरीका होता है कि इसको हम शो नहीं करते 1s को, तो उसकी जगह के लिख देते हैं। ठीक है, तो सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2p(x2), पाई 2p(y2). तो अब हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए पहले कितने हो गए। अगर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। तो टोटल अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, है ना। तो 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करो तो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सॉरी 4 हो गए। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा C2 का, हाफ 8 - 4 बाय, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 2। तो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 होता है। और ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर इसको डायग्राम में फिल करना चाह रहे हैं तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, इसमें अगर हम फिल करके देखें, ठीक है। तो फॉर द कार्बन आई, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है 1s2 है, क्योंकि हमने कहा 1s2 हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें 2p2 में एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें और एक इसमें, क्योंकि दो अलग अलग, ये कार्बन 1 कार्बन 2, ये C1 और ये C2। अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, सिग्मा 1s2, फिर यहाँ 2 आएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर 2 यहाँ आ गया सिग्मा 2s2, फिर यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 1, लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास फीलिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, या इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है एनर्जी लेवल डायग्राम में। ठीक है, समझ गए बात को। अब आइए सेकेंड है हमारे पास कि हीलियम मॉलिक्यूल। तो मैंने क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द हीलियम मॉलिक्यूल्स नॉट फॉर्म, या हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, या अनस्टेबल क्यों होता है। तो अगर हम हीलियम को देखते हैं तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कितना है, हीलियम He 1s2 है। तो जब 2 हीलियम कंबाइंड हो रहे तो ये 1 हीलियम है, सेकेंड हीलियम है, ये एक हीलियम हो गया ना, हीलियम एटम और दूसरा हीलियम एटम। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 है। जब फील होंगे तो 2 गए बॉन्डिंग में, 2 गए कहाँ एंटी बॉन्डिंग में। जब इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, हाफ 2 - 2, तो ये आ जाएगा 0। तो कहते हैं कि किसी भी यानी 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि वहाँ कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, और जब कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए हीलियम में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो एक सिंपल सा केस है हमारे पास जब हम समझते हैं। फिर हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं तो अगला एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 1s2, 2s2 और 2p3 है। ठीक है, तो देखो अब 1s2, 2s2, 2p3, तो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ कितने आ गए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे कितने आ गए 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आए 2p में और 3 में, अब इसको फिल करते हैं हम नाइट्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो ये तो दोनों फिल हो जाएंगे क्योंकि 2 और 2 4 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इधर फिल हो गया, 2 इधर फिल हो गया, 2s का यहाँ 2 फिल हो गया, यहाँ 2 फिल हो गया, तो ये भी 4 हो गया। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए 2px और 2py में, और 2 कहाँ चलेगा 2pz में। याद है, ठीक है। अब जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर में आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो सबसे पहले। तो NB कितना है हमारे पास, NB को अगर देखें तो ये देखो 2, 4, 6, 8 और 10 है। NB कितना है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। Na कितना है हमारे पास, तो 2, और यहाँ कितना हो गया 4, तो 4 है। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ 10 - 4, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 6, यानी कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, और N क्या होगा N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो देखो कोई अनपेड नहीं है। अगर यहाँ देखना है हमको, यहाँ नहीं देखना है, इसको देखना है।
तो यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डायमैग्नेटिक है। अब बात समझो कि अगर हम Na+ बनाते, N2+, क्या बनाते, N2+ बनाते, तो N2+ का मतलब होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा कहाँ से, किसी भी एक नाइट्रोजन से। तो एक नाइट्रोजन से यहाँ से सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो एक इलेक्ट्रॉन हम कम फिल करेंगे क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, समझ गए बात को। तो एक 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव। अब अगर हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 2, 4, 6, 8 और 9 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो तो 4 के 4 ही रह गए। तो जो हमारे यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 9 - 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 में 4 के 5, तो ये आ गया आपके पास 2.5। बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आ जाएगा, N2+ का 2.5 विथ ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, बिकॉज 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सेम एज अगर हम यहाँ पे क्या बना दे, N2 1 नेगेटिव चार्ज बना दे, तो एक इसका मतलब क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में इंटर करेगा, तो यहाँ आ गया एक। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब वो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग कहाँ जाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा कि एक्स्ट्रा आया, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, जितने पहले थे 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर फिर कितना आएगा, 2.5, और ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। तो अब हमारे पास देखो, इसको हम पूरा देख लेते हैं, हमें ये टेबल बहुत पूछी जाती है कि अब देखो हमारे पास N2 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, मोस्ट स्टेबल है क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, डायमैग्नेटिक है। N2+ बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2 - 2.5, N2 2 - 2 बॉन्ड ऑर्डर है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, N2 2 माइनस, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, N2। फिर नाइट्रोजन में N2 मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड नहीं था तो वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन उसके बाद तीनों केसेस में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन को देखिए, तो ऑक्सीजन का भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो 1s2 का हमने चलो नहीं लिखा है यहाँ पे, सीधे 2s2 और 2p4। अब इसको अगर हम ऑक्सीजन को फिल करते हैं, तो ऑक्सीजन को हम फिल कर दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन का फिलिंग तो ये होगा, 2 यहाँ आ गए तो इसमें आ गए, 2s2 भर गया। अब यहाँ पे 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके दो ही चीज़ निकालनी है आपको, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक कैसा होगा, तो ऑब्वियसली ये पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, इसके पास Nb है, Nb अगर निकाल ले और Na निकाल ले, तो Nb कितने हैं इसके पास, 2 4 6 और 8। Na कितने हैं इसके पास, 2 3 एंड 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा हाफ 8 - 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, O डबल बॉन्ड O। क्लियर। सेम एस अगर हम यहाँ पे फिर एक बात करें कि अगर हम केटायन बना रहे हैं, अगर हम यहाँ बना ले क्या, O2 1 पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो जब एक यहाँ से रिमूव होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी रिमूव होगा। ठीक है, तो Nb अब हमारे पास कितना रह जाएगा, Nb तो 8 ही रह जाएगा, 2 4 6 8, बट एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 कम हो गया, तो 2 और 3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। इसमें 8 निकाल रहे हो, वैसे 2 2 और पीछे भी है, उसको आपस में कैंसिल है, इसलिए हमने यहाँ से इसी के बेस पे मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। नहीं तो वैसे अगर हम अगर 1s के भी मानेंगे तो 2 2 और बढ़ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5। ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब इस चीज़ को देखो, तो अब हम टेबल में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। O2+ का कितना है, 2.5 है। O2- का कितना है, 1.5 है। O2 - का कितना 1 है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, O2 1 पॉजिटिव चार्ज, उससे कम कौन है,
O2 बिकॉज लेस स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5, स्टिल लेस स्टेबल, एंड द लीस्ट स्टेबल इज O2 2 माइनस बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 1. One unpaired electron, paramagnetic. Two unpaired electron, paramagnetic. It's also having one unpaired, paramagnetic and diamagnetic because there is no unpaired electron in O2 2 minus. ठीक है, ये एक हमारे पास एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किसका, एनर्जी लेवल डायग्राम एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. थैंक यू.